हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। इस हफ्ते में हम आपके सामने पेश करेंगे फ्लैशबैक के कुछ बेहतरीन इंटरव्यूज़, कुछ मेरे फेवरेट इंटरव्यूज़। तो आज आप सुनिए देवानंद साहब के साथ मेरा इंटरव्यू। एवरग्रीन सदाबहार सितारे, क्या अंदाज़ था उनका, क्या दिलकश अदाएँ थीं, क्या डायलॉग डिलीवरी थी, किस तरह से टेढ़े मेढ़े वो चलते थे, किस तरह से कॉलर का ऊपर का बटन बंद रहता था उनका, क्या उनके करियर में स्ट्रगल किया उन्होंने, किस तरह से मुकाम हासिल करे, कैसे आखिर तक फिल्में बनाते रहे। मेरी बहुत दोस्ती थी देवानंद साहब से, फ़ोन उठाते थे वो, हमारे घर आए थे, बीबीसी के स्टूडियोज़ में आए थे और बहुत ही इनफॉर्मल, खुद फ़ोन उठाए कहते थे हेलो देवानंद। तो क्या अदा थी। एक ग्रीन सी फिएट गाड़ी में घूमते थे ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए, और बिल्कुल बैटर्ड फिएट गाड़ी होती थी उनकी। मैंने एक बार पूछा भी कि देव साहब आप इतनी पुरानी गाड़ी में क्या चल रहे हो, तो कहा उन्होंने कि अरे देवानंद की पहचान उसकी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा है उससे थोड़ी। और बिल्कुल सही बात। और क्या फिटनेस थी। आई थिंक 80 साल की उम्र के आसपास वो हमारी बिल्डिंग में आए थे जब मैं बॉम्बे में रहता था अर्ली 2000s में। तो हम 9वें माले पे रहते थे तो उन्होंने कहा भी कौन से फ्लोर पे हो संजीव, तो मैंने कहा हम तो 9th फ्लोर पे रहते हैं सर, मैं लिफ्ट बुलाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम लिफ्ट से जाओ, मैं आता हूँ। और मैं लिफ्ट से जब पहुँचा शायद उसके चंद सेकंड बाद ही वो सीढ़ी दो एक साथ फांदते हुए ऊपर पहुँच गए थे। बहुत ही रिमार्केबल शख्सियत। और उनकी किताब रोमांसिंग विद लाइफ उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। फिल्म स्टार्स द्वारा लिखी गई शायद सबसे अच्छी, बड़ी फ्लोइंग स्टाइल है, बड़ी ल्यूसिड स्टाइल उनकी राइटिंग की। उसको एंजॉय करिएगा। रोमांसिंग विद लाइफ किताब का नाम है। और सुनिए इंटरव्यू देवानंद साहब के साथ, जिसमें उन्होंने उन सब बातों का जवाब दिया है जो कभी हमारे मन में, देव साहब के फैंस के मन में जो सवाल कौनते थे कि क्यों वो टेढ़ा मेढ़ा चलते थे, क्यों कॉलर के ऊपर का बटन बंद रखते थे, कैसे उनकी इस तरह की डायलॉग डिलीवरी हो गई। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी, किस्से देव साहब के साथ। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और कमेंट करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही करिश्मेटिक और पॉपुलर शख्सियत, सदाबहार एवरग्रीन हीरो के नाम से मशहूर द वन एंड ओनली देवानंद इज विद अस। भारत के स्क्रीन लेजेंड्स की अगर कभी फहरिस्त बनेगी तो शायद सबसे ऊपर की पंक्ति में जिनका नाम होगा उसमें से देव साहब होंगे। इस मुल्क के साथ, इस देश के साथ ही मैं ग्रो हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं 19-20 साल की उम्र में मैं लाहौर से मैं बम्बई आया, और लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैंने भी ऑनर्स किया। मैं एमए जाना चाह रहा था। मेरे पिताजी गुरदासपुर में वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन फ्लक्चुएशन फॉर्चून्स के आते हैं, उनको उस ज़माने में जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मैं मास्टर्स के लिए नहीं जा सका। तो कहने लगे भाई बेटा भी तो बैंक शैंक में नौकरी वोकरी कर लो। मैं कहा मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में रहा हूँ और मैं तुम एमए मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर ठाना, और कैसे ठाना वो मेरी किताब पढ़ो, रोमांसिंग विद लाइफ मैंने लिखी है। और ये फैक्ट भी है, टिकट लिया 3rd क्लास का, और फ्रंटियर मेल चलती थी, और मेरे पास 30 रुपये थे, और 3rd क्लास कंपार्टमेंट में मैं वहाँ से फ्रंटियर मेल से निकला हूँ, और 24 घंटे के बाद मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा हूँ। और सन 43 की बात है, और 43 में हिंदुस्तान, गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट, लोग खड़े एजिटेशन कर रहे थे, लाठियाँ चल रही थी, गोलियाँ चल रही थी, और मैं 2 साल का मेरा स्ट्रगल था, 43 to 45, और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था दिखाने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। 2 साल की मेरी ट्रेनिंग दुनिया ने मुझको दी, सड़कों ने मुझको दी, ट्रेन्स ने मुझको दी, लोगों ने मुझको दी, और बेस्ट पीरियड मेरा था। दैट्स माई रोमांस, 2 years रोमांस विद बॉम्बे। और मुझे ब्रेक मिला है 45 में एज ए लीडिंग मैन। I was hardly 20-21, and then I started learning the art of acting. देव साहब को ब्रेक कैसे मिला? ब्रेक इसलिए ऐसे मिला कि मैं सेंसर ऑफिस में काम करता था पहले। सेंसर ऑफिस वॉर के ज़माने में बनाया गया था। जितने फोर्सेस हमारी लड़ाई लड़ने वाले नौजवान थे या जवान थे या अफसर थे, वो चिट्ठियाँ घर लिखते थे। उनकी चिट्ठियाँ सेंसर होती थी और मिलिट्री सेंसर में आती थी, और मिलिट्री सेंसर में इनको यंग लड़कों की ज़रूरत थी और लड़कियों की ज़रूरत थी, चिट्ठियाँ पढ़ें और सेंसर करते हैं। तो मेरे पास जो नौकरी नहीं थी, मैं खाने पीने के लिए सामान चाहिए था, तो मैंने नौकरी कर ली। लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी मैंने। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता जाता, मैं लोगों से मिल नहीं सकता। तो बड़ी रोमांटिक चिट्ठियाँ पढ़ते होंगे उस दौरान? रोमांस वहीं से शुरू हुआ।
अगर आप मेरी किताब पढ़ो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक करने ने चिट्ठी लिखी अपनी बीवी को कि मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ कि मैं ये जो जॉब छोड़ दूँ और सीधा तुम्हारी बाहों में आ जाऊँ। तो मुझे लगा मैं भी नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि नहीं छोड़ूंगा मैं लोगों से मिल नहीं सकता। सो आई गिव अप। लेकिन तीसरे दिन ही मुझे बुलावा आया हर बात से। किसी ने बोला कि जाओ आप किसी का दरवाज़ा खटखटाओ और दरवाज़ा तोड़ के अंदर पहुंच जाओ और तुम बड़ा हो ना रहे हो, देखने में अच्छा है और तुम्हें ले लिया जाएगा। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो सच में आप गए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए? तोड़ा नहीं, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया चौकीदार से, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। उनका फिर जो मालिक बाबू रपाई आए, उन्होंने मुझे देखा, अंदर बुला लिया, मुझे वहाँ भेज दिया गया पूना में, मुझे ब्रेक मिल गया और फिर वहाँ से फिर मेरा करियर शुरू हुआ। और आज 2008 के अंदर मेरा करियर, मेरी एक्टिंग, मैं स्टार, सुपरस्टार, डायरेक्टर, राइटिंग 36 फिल्में मैंने नवकेतन में बनाई हैं, किसी ने नहीं बनाई हैं। अभी कान फिल्म फेस्टिवल से लौट के आ रहा हूँ और कान फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये है कि अचानक बैठे बैठे मुझे एक ईमेल आता है कि आपकी फिल्म जो आपने 1966 में बनाई थी, जिसका नाम गाइड था, वो कान के क्लासिक सेक्शन में चुनी गई है। क्या बात है। और लेकिन गाइड बनाना भी साहब क्या फिल्म थी, और पूरी कहानी उस समय के हिसाब से कितनी मॉडर्न, पूरा उसका ट्रीटमेंट, गाने इतनी मॉडर्न थी कि लोगों ने उसको पास होने से बहुत रोका और चिट्ठी चली गई सेंसर ऑफिस में कि देव साहब की कहानी में एडल्ट्री है, उसको पास न किया जाए। तो इट वाज रेवोल्यूशन और फर्स्ट टाइम कलर फिल्म हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। लेकिन जब गाइड का जो आपका रोल था देव साहब, जो सबसे कई यादगार रोल्स जो आपने प्ले करे उसमें से एक था, तो उसमें जो पूरा एक लुक था, जो शुरुआती लुक था गाइड का, राजू गाइड का, वो तो बिल्कुल देवानंद की स्टाइल का था। वही बाकी चाल, तिरछे लुक्स, अपनी हैट, बेत, ये सब स्टाइल है। नहीं। लेकिन मैं था भी, कुछ नहीं भी था, कुछ मैंने अपने आप को ढाला उस रूप में, कुछ मैं उस रूप में ने मुझे देखा तो मैंने एक पूरा अपने एक हुलिया बना लिया गाइड का। लेकिन गाइड का जो एवोल्यूशन था कैरेक्टर का एंड का, उसका बड़ा मजा आया था। हाँ, लेकिन जो आखिर में जो गाइड में देवानंद थे, जो संत बन गए, दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे देवानंद को कभी देखा नहीं था किसी ने पहले। इस तरह हो गया था कि लोग पिक्चर खरीद नहीं रहे थे। लोग ये कहते थे कि देव साहब की जो इमेज है इतनी रोमांटिक है कि इनको दाढ़ी लगा दी, इनको साधु बना दिया। और साधु ही नहीं बल्कि साधु अंत में मर जाता है। मतलब ये है कि देवानंद साहब की इमेज ही मर गई और देवानंद साहब एज ए स्टार ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं हंसता था, मैं कि मज़ा है चैलेंज का, कि मैंने चैलेंजेस देखे हैं और देखता चला आ रहा हूँ। और चैलेंजेस एक ही आदमी देखता, अकेला ही देखता है, उसका कोई साथ नहीं देता उस वक्त। जब इंसान को चैलेंज आता है तो अकेले को आता है, अकेले को ही अपने अंदर से टटोलना कि मुझे इसको कैसा इसका मुकाबला करना है। अकेले आदमी बढ़ जाता है। आदमी जब अकेला चलता है तो आहिस्ता 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 दुनिया उसका साथ देना शुरू कर देती है। क्यों बताइए देव साहब, सारी बातें मैंने थोड़ी तो चाल की बात करी, थोड़े जो आप थोड़ा सा टेढ़े ही सही रहते थे फ्रेम में, थोड़ा आपका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज। मैं स्टूप करता हूँ, अब भी स्टूप करता हूँ, मैं थोड़ा झुक के चलता हूँ। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं हसीन हूँ। लेकिन जब मेरी फिल्म पहली रिलीज़ हुई हम एक हैं, तो लोगों ने कहा भी लड़का बड़ा अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा। खूबसूरती की क्या डेफिनेशन है, कोई नहीं दे नहीं सकता। कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, कौन सबसे अगली, कोई नहीं, सारे खूबसूरत हैं और जवानी ही खूबसूरत है देखा जाए तो। और जो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज, ये भी आपने अपना अलग डेवलप किया बिल्कुल। अब मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे और मुझे लगता था मैं यहाँ पॉज दूँ या ना पॉज दूँ, तो मैं लंबे लंबे डायलॉग के एक ही सांस में बोल जाता था और शायद लोगों को अच्छा लगा, गाइड में अच्छा लगा, जॉनी मेरे नाम में अच्छा लगा। मैं वही कहने वाला था, मुझे तो कितनी साल मैंने यही डायलॉग बोला है कि जॉनी मेरा नाम नहीं। सिर्फ इतना 4 ही लाइन का, 4 ही शब्दों का डायलॉग था। आपका फेवरेट डायलॉग सर कुछ? बड़ा मुश्किल कहना, कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि सुनो मैं आपके ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो कि अभी मुझे आपने पूछा, शायद मुझे 2 घंटे लग जाए ढूंढने के लिए कि मैंने इतनी फिल्मों में काम किया है। और एक ज़माना ऐसा आया था कि मैंने काम करना बंद कर दिया था, कि जब मैंने स्विच ओवर किया पिक्चर बनाना, डायरेक्ट करना, तो उस वक्त बंद कर दिया था। और जूल थीफ के बाद मैंने पिक्चर बाहर लेनी बंद कर दी। अगर मैंने ली होती तो शायद सारा बम्बई मेरा होता इस वक्त। फिल्म का ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है कि सारे जितने प्रोफेशन हैं उन सबसे अच्छा मीडियम फिल्म मेकिंग है। अगर आप सक्सेसफुल हो और आपको दुनिया देखना चाहती है और आपने अपना घर लोगों के दिलों में बना लिया है, तो आप एक ख्याल लेके आगे बढ़ो, उस ख्याल को डेवलप करो, उस पर स्क्रीन पे लिखो और पिक्चर अच्छी है तो दुनिया आपको फॉलो करेगी, आप लीडर हो। उस वक्त आपने कोई कंडीशन दुनिया को नहीं दी है, अगर मेरी फिल्म नहीं देखोगे तो मुझे जूते मार देना। जो पॉलिटिशियन है कंडीशन देता है कि मेरा ये मैनिफेस्टो है, मैंने आपसे ये कहा और हम करेंगे, जब वो नहीं करता है दुनिया उसको निकाल फेंक देती है।
लेकिन अगर आपकी फिल्म आपने अच्छी अपने मन से बनाई है, कहीं नहीं चली है, तो आपको मारेगी नहीं दुनिया, आपकी क्षमा कर देगी कि कोई बात नहीं, अगली बनाना। आपके साथ तो जनता बहुत काइंड है, चाहे आपकी हाल में फिल्में नहीं भी चलती हों, लेकिन आपके पुराने वर्क को इतना लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वो बहुत इंडल्ज करते हैं आपको कि चलिए आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए देव साहब, कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा बीच में जब आपका एक्सपेरिमेंट क्लिक करेगा वापस। दैट इज़ वाई आई फील आई एम द बिगेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, व्हाई नॉट। मैं इसलिए कि मैं खुद ग्रेट हूँ, इसलिए मैं 3 जनरेशन ने मेरा साथ दिया है और अभी दे रही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब लोग आके मुझे मिलते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े दिमागी लोग, बड़े बड़े हसीन लोग, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जब आते हैं मुझे मिलते हैं, तो मैं उनके चेहरे देखता हूँ कि भाई ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे को अजूबा देख रहे हूँ, या जब बिल्कुल जैसे फ्लोट हो गए हों जैसे, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने मेरी ऐसी फिल्में देखी हैं, मेरी इमेजेस हैं जो उनके दिमाग में टिकी हैं, और जब बात करते हैं तो इमेजेस उनके दिमाग में रुक रुक के आते हैं, टक टक के फ्लैशबैक आते हैं, तो फिर मुझे लगता है शायद है यही बात है। शायद मैंने कोई ऐसी बात कही है, अगर मेरी फिल्म नहीं भी चली है तो भी लोगों ने कहा कि भाई फिल्म बहुत अच्छी थी, चली नहीं है, इसमें ऐसा ख्याल दिया इसने जो किसी और ने नहीं दिया है। ये भी फैक्ट है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, हमेशा मैंने जितने आपकी मौजूदा कंटेम्प्रेरी थाट्स हैं उनको पकड़ा है हर फिल्म के अंदर। प्रेम पुजारी देख लो, 65 कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, हरे राम हरे कृष्णा देख लो, द फर्स्ट विन ड्रग सीन, मैं नेपाल में गया था। देव साहब, आपने अभी एक बात कही कि लोग ना शायद मेरी इमेज से, मेरी पुरानी फिल्मों से, उससे अभी तक इतने अभिभूत या इतने इम्प्रेस्ड हैं कि वो इमेज को लेके दीवाने रहते हैं, लेकिन दरअसल बहुत सारे लोग आपको अभी जैसे आप हैं वो देख के भी दीवाने रहते हैं कि इतना भाई उम्र हो गई है आदमी की, इतना कैसे इसमें एनर्जी है। मेरे सोच विचार ऐसे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ कि मैं और जवान हो गया हूँ। आपका यहाँ आना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर बीबीसी ने मुझे याद किया है तो मेरे दिल में एक अजीब उछाल है इस वक्त, वो उछाल ही जवानी है। ये जवानी है, आपका ख्याल ही जवानी है, सिर्फ आपकी सूरत जवानी नहीं है, आपके ख्याल से आपकी जवानी उमड़ आती है फिर ख्याल नहीं रहता कि इंसान के क्या एज है, फिर लगता है कि कौन सा 20 साल का लड़के मैं कम्पीट करना चाहता हूँ, कौन सा एक्टर है भाई आ जाओ मैदान के अंदर। कोई ऐसा एक्टर है जो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ? कोई ऐसा एक्टर है जिसने अपने पैसे के साथ खेला है? कोई ऐसा एक्टर है जिसने अपनी फिल्में बना ली हों और अच्छी भी बनाई हों, बुरी कोई नहीं बनाई। मेरे ख्याल से मैंने बुरी कोई नहीं बनाई है, फ्लॉप हुई होंगी, और फ्लॉप की भी क्या डेफिनेशन है। 75% लोगों ने उसको नहीं पसंद किया, लेकिन 25% लोग ऐसे हैं जैसे श्रीवास्तव है जो कहते देव ने हर फिल्म में एक बात तो कही है। अगर बात तो कही है तो फिर उनके दिमाग में मैं बसा हूँ, उनके दिमाग में ये भी कि कब मौका है मैं देव साहब से मिलूँ। देव साहब हल्के थोड़ा ये जो ख्याल है, ये जवानी का ख्याल है। बिल्कुल लाइटर नोट पे कई लोग तो इसलिए भी जाते हैं देवानंद की फिल्म देखने कि देखें इस बार ऊपर वाला बटन खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे शर्ट का, तो कभी खोलते ही नहीं। वो आदत है। मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है कि मैं कोई इतना फेस अच्छा है, लेकिन मेरी मसल वसल नहीं थे मेरे, ना मैंने डेवलप। बहुत अच्छा था सर, नहीं थे। नहीं, बल्कि अच्छा है कि मसल तो 10-12 साल में निकल भी जाते हैं। तो जो मेरी इंटेलेक्ट है वो शार्प होता चला गया वक्त के साथ। इतने आप अच्छे फिल्मों में लगते थे, माशाल्लाह अभी भी लगते हैं। 50 और 60 में जब परवान पे थी देवानंद की, मैं तो कहूँ 70s 80s भी मुझे ध्यान है, तो जो लड़कियों पे असर पड़ता होगा सर, क्या करते थे आप? मतलब सारे टाइम अपने आप को बचा के रखते थे सबसे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, कभी नहीं सोचा भाई। मेरा ग्राफ देखो, मैं फिल्में ही बना रहा हूँ, तो इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं। इधर तो नहीं देखो तो स्क्रिप्ट कैसे बनेंगी? तो उसमें ये भी तो देखते होंगे सर कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं, फिदा हो रहे हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं सब। उधर देखा, लेकिन जो लुक है वो टिकी नहीं, वापस आ जाती सीख के, वापस बैक टू द मोटिवेशन पॉइंट। वो नहीं काम कर सकते आप। जीनत अमान, टीना मुनीम, उससे पहले जाहिरा, एक से एक खूबसूरत लड़कियों को आपने ब्रेक दिया। कैसे पारखी नज़र ढूंढती थी कि बस ये है अगली स्टार जो इसको मैं चमका दूंगा? आप जब ढूंढने की बात कर रहे हो ना, ढूंढने की बात होती है स्क्रिप्ट के मुताबिक। अगर कोई रोल है मेरी कहानी में जो मुझे लगा एक नया कलाकार, मैं अगर नई लड़की नया लड़का ढूंढूं तो कर सकता है, तो फिर मुझे तलाश पड़ जाती है उसकी फिर। और अगर वो चीज़ें आपको मिल जाएं जो स्क्रिप्ट के अंदर हैं, तो फिर ये जाहिर है कि फिर जब हम उसको फिर कास्टिंग करते हैं, उस पर टेंशन देते हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं लड़की को, तो फिर लगता है दुनिया को लगेगा कि आसमान से उतर के आई है। आसमान से उतर के कोई नहीं आता, सब ऑर्डनरी होते हैं देखने में। लेकिन वो चीज़ अगर आपको मिल जाए जो आपका दिल कहता है, तो सबसे खूबसूरत है। देव साहब राज कपूर के लिए कहते थे कि वो अपनी हर हीरोइन से प्यार करते थे, आप भी ऐसे ही थे या हैं? मैं सारी दुनिया से प्यार करता हूँ। मैं जब कास्टिंग करता हूँ तो अपने सारी कास्ट से प्यार करता हूँ। अगर मैं लड़कियों को ये नहीं बोलूँगा यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, उससे परफॉर्मेंस कैसे लूँगा? ये प्यार की डेफिनेशन है।
प्यार की और भी डेफिनेशंस होती हैं। प्यार की बहुत सी डेफिनेशन है। प्यार की ये भी डेफिनेशन है कि एक बिलवड है, एक लवर है, एक मदर है, एक सन है, एक सिस्टर, एक बहन है, और एक प्लेटोनिक लव है, और एक प्यार हो जाता है और आप रेजिस्ट भी करते हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन इंसान है, कौन आदमी है जो एक खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं करता? कौन सी ऐसी लड़की है जो खूबसूरत आदमी को पसंद नहीं करेगी, अपने मन के अंदर उसके बारे में सोचेगी नहीं? इसका मुझे जवाब दो। देव साहब हमेशा अपने पे कंट्रोल कर लेते थे सामाजिक दायित्व बन के, या कभी कभी फिसलते भी थे? ये चीज़ जो है ये डिस्कस करना बहुत बेकार है, इसलिए आप मेरी किताब पढ़ लो, रोमांसिंग विद लाइफ। सर बहुत अच्छी किताब है वो। मेरी बात सुनो, मुझे अगर मैंने किसी लड़की से प्यार किया है तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा किया होगा मैंने उस वक्त। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि मुझे किसी चीज़ की शर्म है। Love is beautiful. Every moment that I have spent in my life has been so beautiful. I'm certainly proud of it. Why shouldn't I be? और शायद दुनिया जानती है, शायद इसलिए मुझे ज़्यादा प्यार करती होगी, पता नहीं कर रही है कि नहीं। मैं एक ज़रा सी इंस्टेंट दे दूँ आपको। मैं अपने 50 साल के जीवन के बाद मुझे अमेरिका और कनाडा ने ऑनर किया डिफरेंट शहर में, इंडियन एसोसिएशन में। वहाँ लड़की मुझे फॉलो करती जा रही थी 16 बरस की, और मुझे मिल नहीं पा रही थी, लोग मिलने नहीं देते थे। जब वो मिली है मुझे तो उससे बात नहीं हो रही थी, मुझे उसको बहुत बूस्ट करना पड़ा कहलवाने के लिए, तू क्या चाहती है? उसने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं कहा पागल हो गई हो? मैं कहा 16 साल की तो इतने बड़े आदमी से फिल्म में काम करना चाहती है? हो सकता है, लेकिन हो सकता है कल को अपना माइंड बदल भी दे। तो तू अभी जा, मेरे ऑटोग्राफ ले ले, और 1-2 साल के बाद तुझे लगे काम करना चाहती हो तो मैं आपको बुलाऊँगा। मैंने भेज दिया उसको वापस। लेकिन ये आइडिया मेरे अंदर स्टे कर गया। एक 16 साल की लड़की और एक 50-60 साल का एक्टर, इन पे एक फिल्म बनाई जाए। तो मैंने फिल्म प्लान की, मैं 16 बरस की, और मैंने अपने होस्ट से कहा कि मेरा आइडिया है और मैं लड़की अमेरिका से लूँगा। तो मुझे एटलांटा में एक जगह लेके गए, तो 6 लड़कियाँ घूम के आईं सामने। एक लड़की ने हाथ सामने कर दिया कि मुझे ऑर्डर कर दो अपने पाम पे। मेरे दिमाग में आइडिया था, मैंने कहा ये लड़की कास्ट हो सकती है। सो आई प्लेड विद हर एंड शी रिस्पॉन्डेड। लेकिन मैं कहता तो बच्ची है, तो डिसीजन कैसे लेगी अपने माँ बाप के बाद? कहा मेरी मम्मी से बात करो। मैं कहा मम्मी का फ़ोन लगाओ। मम्मी का फ़ोन लगाया, मैं आपकी बेटी को एक फिल्म में कास्ट कर सकता हूँ, अपने ऑपोजिट उसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपका क्या ख्याल है? जवाब सुन लेना ज़रा। देव साहब, मैंने अपनी बच्ची को आपके लिए पाल के रख छोड़ा है, ले जाइए, इसको जहाँ ले जाना है। क्या बात है, क्यों नहीं? अगर मेरी वजह से कोई आदमी ऊपर आ सकता है तो मेरे लिए कुछ हिट है। कौन कहता है कि मैं फ्लॉप बनाता हूँ? वही सुन ले जरा बात। क्या बात है? मैंने ग्रो किया है, बहुत पैसा बना लिया मैंने। मैं क्या लेके आया था यहाँ पे? कुछ नहीं थे, 30 रुपये लेके आया था। आज मेरा नाम इतना है कि दुनिया भर मुझे जानती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ फिल्में बनानी है। लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग। देखिए देव साहब, यहीं पाली हिल में आसपास के कितने स्टार्स ने अपने बंगले बेच के हाई राइज बिल्डिंग्स बना ली। आपकी भी जो बिल्डिंग है कुछ सैकड़ों करोड़ों की तो होगी आज की तारीख में, अगर ज़्यादा की नहीं हुई तो। लेकिन आपका पैशन है फिल्म्स के लिए। ये आनंद स्टूडियो चल रहा है यहाँ पे, काम हो चाहे नहीं हो। आप अभी भी फिएट में घूमते हैं, मेरे पास आए थे तो एक फिएट में आगे बैठ के आए थे आप। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं यूँ कि मेरे पास कोई मर्सिडीज होनी चाहिए। मैं टैक्सी में जा सकता हूँ, तो दुनिया मुझे जानती है। और लंबी गाड़ी बहुत देख ली भैया, ये सारी खोखली बात है अल्टीमेटली। थोड़ी सी बात, दिलीप कुमार, राज कपूर, फेमस तिकड़ी। अब आप तो उस तिकड़ी से भी टच वुड आगे निकल गए, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या यादें हैं आपके? क्या सोच, एक्सपीरियंस कैसा लगता था? क्या बहुत कॉम्पिटिटिव था? उनके बारे में बड़ी बड़ी अच्छी यादें हैं। मैंने राज कपूर और दिलीप कुमार हमारे कोलीग्स रहे हैं, अब भी हैं। राज कपूर नहीं रहा, बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत जल्दी चला गया। दिलीप कुमार साहब भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब उनके बारे में कहना बहुत, वो उनकी अपनी अदा है और मेरी अपनी ग्रोथ है। मैं एक तरफ निकल गया हूँ। एंड गुरुदत्त आपके बड़े फेमस फेवरेट फिल्म डायरेक्टर थे, बाजी बनाई आपने साथ में। फिर कई फेवरेट इसलिए कि हमने वादा किया था एक दूसरे से, हम दोनों नए थे, मुझे ब्रेक मिल चुका था, वो ब्रेक ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा था कि कभी मैं प्रोड्यूसर बना तो अगर आपको ब्रेक नहीं मिला होगा तो मैं दूंगा, और मैंने दिया बाजी में। उनकी किस्मत अच्छी थी, बाजी चली। उनके अपनी कंपनी खोल दी, कंपनी में भी उन्होंने मुझे कास्ट किया, दी हमारी फिल्म में काम करो। मैं कहा ठीक है करेंगे। CID उसमें भी काम किया, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन उनके दिमाग में एक्टिंग का शौक़ था तो वो अपना रास्ता चल गए। और जब वो उनकी डेथ हुई तो मैं 3 देवियाँ बना रहा था। उससे एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था कि देव साहब एक फिल्म में और काम करो हमारे साथ। लेकिन उस वक्त बड़ा बाल झड़ चुके थे, दुबला पतला सा हो चुका था और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ।
हर आदमी किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाता है। तो वी ग्रेट फ्रेंड्स, ट्रेमेंडस फ्रेंड्स। अच्छी फिल्में बनाई उसने। अच्छा सुनिए, हमने आपकी इतनी यादगार फिल्म्स डिस्कस करी, मतलब आपने थोड़ी सी बात करी, गाइड की बात करी, फिर ज्वेल थीफ की बात करी। मुझे एक हम दोनों बहुत अच्छी लगी थी। बहुत कलर में आ रही है हम दोनों 2-3 महीने के अंदर, और कलर भी ऐसा आपको लगेगा इस कलर में शूट हुई है। हमारे पास लोग आए और अभी वो उसका बिजनेस कर रहे हैं, 2-3 महीने में आ जाएगी। इट्स फैंटास्टिक पिक्चर। मैं ज़िंदगी के साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये ज़बरदस्त बात है। ये जो केयर फ्री एटीट्यूड है, कल को क्या हुआ, एक दुख सा हुआ और आप रो पड़े, या आपकी फिल्म नहीं चली, या किसी ने आपको ठुकरा दिया, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपको लूट खाया, आपका पैसा बांट के चला गया, तो 2 सेकंड के लिए शॉक है, मारो गोली, proceed further. That's Devana. That carefree attitude, carefree with a positive approach of proceeding further and do something bigger and better. आपका फेवरेट को स्टार कौन? मैं नहीं बोलूँगा। क्यों सर? इसलिए कि स्टार्स जो अच्छा परफॉर्म कर जाए वही अच्छा होता है उसमें। नहीं, फेवरेट अपने साथ नहीं, किसके जो स्टार, देखो मैं स्टार खुद हूँ, था, जो स्टार एक फिल्म में अच्छा परफॉर्म कर जाए उस वक्त वही फेवरेट है। ये फैक्ट है। स्टारडम का मतलब क्या है? स्टारडम का मतलब ये है कि आप एक ऐसे दायरे के अंदर पहुंच गए हो जिसमें एक्टिंग टैलेंट ज़बरदस्त है आपका, और आपने कैसा रोल किया है कि दुनिया ने आपका उससे कम माना है और आप स्टार बन गए हो। तो मेरे ख्याल से सारी जो टॉप स्टार्स हैं सब एक ही दर्जे के लोग हैं। जिसको अच्छा रोल मिल जाए, जिसकी फिल्म चल जाए, वो उस वक्त टॉप पे है। कोई बादशाह, कोई शहनशाह नहीं है। बादशाह कहलाना और शहनशाह कहलाना क्यों कहलवाते हैं यार? कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, ऐसा नहीं करो, मत करो ऐसा। जिसके साथ आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। मेरा फेवरेट को स्टार से वो मतलब था। नहीं, फेवरेट मेरे ख्याल सारे अच्छे हैं। आप नाम लेते जाओ, सारे अच्छे हैं। आज जितने यंगस्टर्स हैं कितने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे परफॉर्म कर रहे हैं। अमिताभ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहरुख खान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आमिर खान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सलमान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नए नए लड़के और आ रहे हैं, सारे स्टार। जिन्होंने आपके साथ, आपकी हीरोइंस में से, हीरोइंस में भी अगर कोई लड़की लोगों ने पसंद की है तो अच्छा काम किया होगा। अभी आज कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपकी हीरोइंस में से? मेरी हीरोइन में से अगर आप देखो सबसे बड़ी हीरोइन था टीना मुनीम। टीना अंबानी बन गई। आपकी मुलाकात है? अभी रहती है? क्यों नहीं। मैं जब अभी अपनी किताब रिलीज़ करने बॉम्बे गया तो मैं सुबह जब उठा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि किताब लंदन रिलीज़ करने जा रहे हो देव, और लंदन घंटी बजी, टीना मुनीम को इंट्रोड्यूस किया था देश परदेश में, और लंदन शूटिंग की थी। टीना को फ़ोन करो, आएगी साथ तुम्हारे। मैंने एकदम फ़ोन किया, टीना मैं मिलना चाह रहा हूँ। क्या बात? मैं क्या ख़ास बात है, आ जाओ। सो व्हेन मैं टीना किताब है, मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मैं चाहता हूँ तू रिलीज़ कर, तो तू लंदन मेरे साथ देश परदेश में, और अपने साथ अनिल को लेके चल। 1 सेकंड में उसने ओके किया, 1 सेकंड में अंबानी ने ओके किया। वी वर टुगेदर इन लंदन। देयर वर 3 डिफरेंट इवनिंग्स, फैंटास्टिक। एक इनका शो था और एक नेहरू सेंटर का शो था। जितने हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सारे आए थे, लंदन के लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे, और बहुत ही अच्छी मेरी किताब गई है। अमेरिका में भी गई है, इंग्लैंड में भी गई है, स्कॉटलैंड में गई है। अभी काठमांडू में रिलीज़ करके आया हूँ। सर, किताब पूरी आपने लिखी? क्योंकि आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी है शायद फिल्म स्टार की। हाथ से लिखी है, हर सेंटेंस मेरा है। मेरी कंडीशन थी कि मेरे जब किताब लोग पढ़ेंगे तो वो देवानंद को देखेंगे उनके सफ़ों के बीच, और देवानंद की झलक ही रहनी चाहिए। मेरी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लेना, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, उसका ज़बान चेंज नहीं करना। तो ज़बान मेरी है, ऑनेस्टी मेरी है, स्ट्रक्चर मेरा, और मैंने स्क्रिप्ट की तरह लिखा है, बैक एंड फोर्थ। सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात और बताइए, इतनी खूबसूरत हीरोइंस के साथ आपने काम किया। अभी टीना अंबानी, टीना मुनीम की आपने बात करी, उससे पहले दूसरों की। सबसे खूबसूरत आपको कौन लगती थी आपकी हीरोइंस में से? उस वक्त जब तलाश कर रहा था तो जो लोग लड़कियाँ मिली, और अगर वो नई लड़की थी तो उसको सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए थी मुझे। उन्हें मुझे उसको स्पॉट नहीं कर सकता था मैं, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग एट द वर्ल्ड। When I'm presenting a girl to the world, the girl must feel this is the most beautiful. लेकिन इतनी हीरोइंस के साथ काम किया, उनमें से सबसे सुंदर कौन? नंदा, आशा पारेख, मधुबाला, वहीदा रहमान, जीनत अमान, टीना मुनीम। सारी खूबसूरत थी। ये फैक्ट है। नलिनी जयवंत, सारी खूबसूरत लड़कियां थी। बहुत अच्छा काम सबने किया है। वंडरफुल स्टार्स, ग्रेट को स्टार्स। और जो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, दोनों ने आपके लिए इतने ज़बरदस्त गाने गाए। किशोर कुमार तो खैर एक तरह से दोबारा जो उनकी इनिंग शुरू हुई, देवानंद और राजेश खन्ना बाद में, आपको कोई खास दोनों में से पसंद? या एक ख़ास टाइप का गाना था जो किशोर को ज़्यादा सूट करता था, जिसमें अदायगी ज़्यादा थी, शरारत ज़्यादा थी,
और जो जिसमें एक सुलझा हुआ अंदाज था, गज़ल या मुर्कियाँ ज़्यादा थी, वो रफ़ी को ज़्यादा सूट करता था, तो दादा बर्मन डिसाइड करते थे। लेकिन किशोर की आवाज़ में जो रेजोनेंस थी, कभी किशोर का बेस्ट गाना आप सुनो, जो रेजोनेंस उसके अंदर है किसी के अंदर नहीं है, कमाल का रेजोनेंस उसकी आवाज़ में थी। लेकिन ये जो रफ़ी था, ये सुलझा हुआ कलाकार था, ये जानता था, बहुत अच्छे गाने गाए हैं। अब हम गाइड भी देख रहा तो उसके क्या गाने उसने गाए उसके अंदर। ये सारे डिसीजन हम बैठ के लेते थे, ज़मीन पर बैठते थे और डिसाइड करते थे, लिखे जाते थे गाने, दादा बन बजाते थे हम, दादा ये नोट इसको उसके साथ जोड़ दो, उसके साथ जोड़ दो, आप ये लिखो, और कंटेंट लिखा जाता है स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि कंटेंट कहानी के साथ होता है हमेशा। गाना देव गा रहा है, किशोर मुझे फ़ोन करता था कि मैं देवदा मैं कैसे गाना गाऊँ, मैं क्या देखो इसमें थोड़ी ऐसी ऐसी बात है, अपने अंदाज से गा दो, मैं तेरा अंदाज पकड़ लूँगा कैमरे के सामने। आपको गाने का भी शौक था मतलब? आई थिंक सो, आई यूज्ड टू सिंग, आई वांटेड टू बी सिंगर। लेकिन जब हम स्टार बन गए तो वो गाना बेकार था, क्यों गाना जाए जब एक चीज़ प्लेबैक है, गाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हर ग्रेट फिल्म मेकर में, चाहे वो आज के हों, आप हों, पहले के हों, एक म्यूज़िक की समझ, एक म्यूज़िक की पकड़, चाहे क्लासिकल सेंस में नहीं, लेकिन वो है। वो कैसे आती? नहीं, वो है कुछ नहीं। देखो ये एक सिक्स सेंस है कि अगर म्यूज़िक बज रहा हो और आप अंदर से हिल पड़े, आपके दिल में वो म्यूज़िक लगे, ये कोई बात है, आप सोते हुए ख्याल है कि नोट्स में बात है, दिमाग में, तो म्यूज़िक अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन अगर फिर डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन कौन सी है, उदास है कि नाचने वाली है, छलांग लगाने वाली है, कि एक लफंगबाजी की है, या स्वीट रोमांटिक सॉन्ग है, क्या है। ज़बरदस्त समझ है, ज़बरदस्त। कोई गाना मैं नहीं लूँगा जब तक मुझे पसंद नहीं आए। अब जो मेरी पिक्चर बन रही, मैं गाऊंगा, म्यूज़िक डायरेक्टर ढूंढ रहा हूँ उस वक्त, मेरे साथ यहाँ बैठेगा, मुझे सुनाएगा, जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा मैं गाना नहीं लूँगा। क्योंकि जब तक मुझे गाना पसंद नहीं आएगा, मैं उसकी पिक्चराइजेशन कैसे करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा करने का। देव साहब, इतने बड़े आप लेजेंड बने हैं, मतलब किस बात को अट्रीब्यूट करते हैं सब सक्सेस? जब सोचते हैं कभी, चलिए आप हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन कभी तो सोचते होंगे यार मैं ये सब बन गया, ये सब पाया, क्या इसका क्या मन में क्या सीक्रेट है? मतलब कभी तो मन में एक उसको सोचते होंगे इस वजह से ऐसा हुआ। बड़ा मुश्किल है एनालाइज करना। आई थिंक एक डिज़ायर है। डिज़ायर ये है, जब मैं काम करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह उसको रोक देना पड़ता है। नहीं रोकोगे तो लगे रहोगे, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। क्योंकि एक चीज़ है, आसमान होता है, आसमान को देखते हो यार मुझे आसमान तक जाना है, लेकिन आसमान को छू तो नहीं सकता। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये सही एटीट्यूड है, क्योंकि जब आप सोचते हो कि मुझे वहाँ तक जाना है, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ना। दुनिया नहीं सोचती कि बुरा है, लेकिन हम ये सोच के बैठते हैं यार इसमें कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन दुनिया नहीं सोचेगी, आपके मन में है। और जब वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती तो आप सोचते अच्छा लगा यार, लोगों को अच्छा ही लगा। क्या बात है देव साहब, आप फिल्मों के सिवा भी कुछ कोई और पास टाइम है आपका, कुछ और? फिल्मों में सब कुछ है। फिल्मों में म्यूज़िक है, फिल्मों में हसीन चेहरे हैं, फिल्मों में इंटेलेक्ट है, फिल्मों में थॉट्स हैं, फिल्मों में कहानियाँ हैं, फिल्मों में आर्किटेक्चर है, फिल्मों में फोटोग्राफी है, फिल्मों में पोइट्री है, फिल्मों में दुनिया के ट्रेंड्स हैं, फिल्मों में पॉलिटिक्स है। आज जितने पॉलिटिकल लोग हैं, फिल्मों के लोग अपने स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, उन्हें जनता नहीं आती है। ये सिंपल सी बात है। सही बात है। और ये आप बताएंगे नहीं, हम एक बार और पूछ के कोशिश कर लेते हैं कि सवेरे से रात तक खाते पीते क्या है? वही आते जो पहले थी। मैं कौन हूँ? मैं एक्टर हूँ। एक्टर कौन है? जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। किसके लिए? दुनिया के लिए। क्यों? दुनिया उसको पसंद करे। तो दुनिया अगर आपको पसंद करे तो उसमें क्या है, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपकी सूरत अच्छी लगनी चाहिए। उसके लिए क्या है, थोड़ी डिसिप्लिन रखो, वेरी इम्पोर्टेंट। अब बेल्ट पहनो तो बेल्ट पहनने की भी बात हो, मोटापन नज़र नहीं आए, ज़रा सा फेस मोटा हो जाए, डबल चिन नज़र आए, आंखें अंदर घुस जाए। इट्स लाइक ए योगा, ईयर आफ्टर ईयर टू गो ऑन प्रूविंग टू द वर्ल्ड दैट यू आर देयर, not only they are bigger than the earlier days. It's very tough, tremendously tough. तो कैसे मैनेज किया? कुछ नहीं, ये भी अंदर से योगा है। सच में योगा करते हैं? योगा नहीं करता हूँ, ट्रेमेंडस डिसिप्लिन आदमी हूँ। मैंने आपको कभी गर्म पानी के सिवा कुछ पीते हुए नहीं देखा। डिसिप्लिन, ट्रेमेंडसली डिसिप्लिन हूँ मैं। दुनिया नहीं जानती मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसा आप हैं। वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन, नो फैट्स, माई नोज इज नॉट अप इन द एयर, बट अल्टीमेटली whatever I am, why am I?
Okay, I still want to be there as much as I possibly can, in spite of the race of time, as much as you possibly can. Why not? Why not? Because I'm in it. I'm enjoying it. सर तो हमारे से डिसिप्लिन शेयर करिए ना, क्या करते हैं आप, बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं करता, ब्रेकफास्ट खाता हूँ, खाना खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, और वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर कुछ खाना पड़े मीट वगैरह तो चिकन, उसके अलावा कुछ नहीं। आई लव वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन फूड। ये हिंदुस्तानी खाना खाता हूँ, दाल रोटी का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कहीं फ़ॉरेन मुल्क में जाता हूँ, रेस्टोरेंट में क्या खाओगे, कि दाल रोटी लाओ यार, दिल कर रहा है। अच्छी दाल बनी हो, अच्छी रोटी बनी हो, अच्छा लगता है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात है। और कोई फैट्स नहीं मेरे, और मुझे कोई फैट्स नहीं मेरे, बिल्कुल। आई एम वेरी टोटली ऑर्डिनरी बिकॉज आई केम एज एन ऑर्डिनरी बॉय। आई एम स्टिल वेरी ऑर्डिनरी, बट आई थिंक आई वेरी वेरी बिग। आई एम जस्ट नॉट ऑर्डिनरी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी देवानंद व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। और ये मेरे अंदर ऐसा एहसास है कि मेरा 62-63 का स्पैन है, ये मजाक नहीं है। कोई सामने खड़ा होकर बात तो करे मेरे साथ। ये मुझ में है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इसका मैं शो ऑफ नहीं करूँगा। दुनिया जानती है, क्या फ़ायदा। सही बात है देव साहब। मैं इस प्रोग्राम के लिए हमने भी 60-65 इंटरव्यूज़ करे हैं, लेकिन सच में मैं कह सकता हूँ आगे भी करेंगे, अपने सेट पे बुलाएंगे या फिर यूरोप बुलाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता था देव साहब कि हमने आपसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी का इंटरव्यू नहीं किया इस शो में, नहीं ऐसी और शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे फेस पे तो नहीं कह रहे? नहीं, आपके फेस पे नहीं कह रहा, मैं ये पूरे मन से कह रहा हूँ, और आप को कहीं मालूम है कि मैं मन से कह रहा हूँ। आपने ये सेंटेंस कहा तो मेरे 10 साल और बढ़ गए हैं। नहीं सर, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू। आपने हमें समय दिया, इतने प्यार से हमसे बात करी, अपने दिल की बातें शेयर करी। थैंक यू वेरी मच देव साहब। Thank you so much, Sanjeev, and God bless you. Wish you all the best. And my tremendous greetings, great greetings to all the listeners in any part of the world.